11th क्लास चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है इसको समझते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है? अब तक आप जो पढ़ के आए, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा दिस इज ए ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, ये पढ़ के आए ना। जो ये बॉडी है, ये मास m है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अब तक तो हम इस पूरी बॉडी की वेलोसिटी v की बात करते थे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर यदि हम बात करें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तो कैसे कंसीडर करेंगे कि ये कोई भी बॉडी है, इसका एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, v3 है, n पार्टिकल लेंगे, उनकी वेलोसिटी लेंगे। ठीक है ना? तो इन दोनों में समझ में आया डिफरेंस। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है जो अब तक हम कोई भी बॉडी कोई मास मान के चल रहे थे, अब उसकी नहीं, उसके पार्टिकल की स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल ये फैन है, ये रोटेट कर रहा है, रोटेशन मोशन सिंपल है, फैन इज रोटेटिंग, ये बात करते थे। अब लेकिन हम जब बात करेंगे तो इस फैन के ऊपर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल है ना। हम इसकी विंग्स की बात करें तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, उस पार्टिकल विंग्स के पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर एक वर्ड बार बार यूज करेंगे, दैट इज रिजिड बॉडी। जो वर्ड अब तक हम सिंपल बॉडी यूज करते थे, अब हम क्या करेंगे, रिजिड बॉडी। इसका मतलब क्या है? ठीक है, रिजिड बॉडी का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी मास m लिया, इसके अंदर दो पार्टिकल हैं। ठीक है, जब ये मूव करेगा विद वेलोसिटी v1 एंड v2, इस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो इन दोनों के बीच, दोनों पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस, उस पर क्या इफेक्ट होगा? चेंज होना चाहिए, है ना। अगर चेंज होगा तो क्या सेम कॉन्सेप्ट हम v1 और v2 और इस v का सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो रिजिड बॉडी का मतलब है कि जब किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो तो उसके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज द मार्कर, इसके पास छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, इन पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है और मैंने क्या है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, उस एक्सटर्नल फोर्स का इसके पार्टिकल पर इफेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। आपको नेक्ट आई से दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके देखोगे, मींस की एटम की स्ट्रक्चर पर, इसके जो स्ट्रक्चर है उस पर जाकर देखोगे, उस पर इफेक्ट होगा। ठीक है ना। इट मींस क्या कोई ऐसी बॉडी है जिस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और उनके पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस चेंज ना हो? कोई भी बॉडी ऐसी नहीं। इट मींस फिर जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर जो भी रूल या हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे? रिजिड बॉडी के लिए पढ़ेंगे। रिजिड बॉडी रियली कोई एग्जिस्ट करती नहीं। इट मींस रिजिड बॉडी का वर्क आइडियल केस के लिए कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, आइडियल केस के लिए। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि मार्कर मैंने यहां से ड्रॉप किया, इसका मास ये है, तो आप इसका फोर्स कैलकुलेट कर लोगे ना। क्या वो एग्जैक्ट फोर्स आएगा? नहीं आएगा। क्यों? एयर रेजिस्टेंस, एयर पार्टिकल्स को अपोज करेंगे जब नीचे की तरफ मूव करेगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो जो रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो, इसके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। जो भी रूल या रेगुलेशन हम अप्लाई करें एक पार्टिकल पर, वो सेम रूल हर एक पार्टिकल पर अप्लाई कर सकते हैं। वो ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं हम? रिजिड बॉडी। और दिस इज ए स्पेसियसनेस या आइडियल बॉडी। ठीक है। तो मैं बार बार यहाँ पर हम स्टेटमेंट यूज करते हैं, बॉडी इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, बॉडी हैविंग मास, ये वर्ड यूज करते थे ना। इसकी जगह हम वर्ड का यूज करेंगे, ए रिजिड बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस, इस तरह से वर्ड यूज करेंगे। तो क्लियर हो गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है और रिजिड बॉडी का मतलब क्या है। ठीक है, मींस दो वर्ड यूज करें हम, माइक्रोस्कोप, मैक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप। मैक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है कि माइक्रोस्कोप एक लार्ज लेवल पर,
मीन्स जो हम यहाँ पर पढ़ते थे ये बॉडी मास m वेलोसिटी v से मूव कर रही है ना। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, मीन्स कि ये बॉडी किन किन पार्टिकल से मिलकर बनी है, उनकी क्या वेलोसिटी होगी, क्या एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्या एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, क्या फोर्स होगा, क्या टॉर्क होगा, है ना। इसको माइक्रोस्कोपिक वर्ड यूज किया गया। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड आता है बेटा सेंटर ऑफ मास। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी बेटा। इसके बाद है सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास को आप क्या लिख सकते हो? C। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ मास? अब तक तो हम सिंपल इस बॉडी में सेंटर ऑफ मास मानते थे। चैप्टर 3 मोशन इन प्लेन के अंदर जो सेंटर ऑफ मास की बात या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते थे, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या था कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम पूरा मास कंसंट्रेटेड मान सके, है ना, वही हमारा क्या होता था? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेम इसी तरह से सेंटर ऑफ मास रिजिड बॉडी के लिए या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए डिफाइन करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। मान लो आपके पास कोई स्टिक है या मार्कर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, कैसे एनालाइज करोगे आप? इसको आप ऐसे रख के देखोगे, जहाँ पर बैलेंस हो जाएगा वहां पर क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। तो अब ये मैंने मान लिया कि सिर्फ दो पार्टिकल से मिलकर बना है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल है ये, तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स होगा, है ना। इसका मास m1, इसका मास m2, है ना। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं कोई पॉइंट m होगा, पॉइंट p होगा, इसको हम सेंटर ऑफ मास मान सकते हैं। इन दोनों का एवरेज निकाल के दो पॉइंट लेंगे तब सेंटर ऑफ मास मान सकते हैं। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? फॉर एग्जांपल आपके पास जो स्टिक है बिल्कुल प्लेन है, दोनों एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास अलोंग द लेंथ। इस वर्ड का मतलब समझ में? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास अलोंग द लेंथ मींस जो थिकनेस है उस स्टिक की यूनिफॉर्म सेम मास है, तो उसका सेंटर ऑफ मास लोग उसके बिल्कुल सेंटर में आएगा। ठीक है ना। लेकिन यदि एक एनिमल फॉर एग्जांपल इस मार्कर का मैंने कैप लगा दी, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में लाई करेगा? नहीं लाई करेगा ना। तो किस साइड लाई करेगा? जहां पर मास ज्यादा होगा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास इस साइड से हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास का मतलब समझ में आ गया ना सिंपली। अब हम मैथमेटिकली इन चीजों को कैलकुलेट करें, क्या फार्मूला आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो हर एक चीज के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा उसकी डेफिनेशन ये आपको पता होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम पहले करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर दिस इज अ पॉइंट एंड दिस इज अनदर पॉइंट। दिस इज पॉइंट, एट पॉइंट इसको P1 मानना है आपकी बुक में, P1 P2 मान लो, आपको आसानी रहेगी समझने में। और ये पॉइंट O है, तो इस पॉइंट का क्या होगा? एक पोजीशन वेक्टर होगा और ये पॉइंट P2 का पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, और इनका पोजीशन वेक्टर बेटा ये मान लिया आपने R1 और इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया R। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, दोनों मास हैं, तो फोर्स किस लाइन के लंब लगेगा? इस लाइन के लंब लगेगा। और कौन सा फोर्स लगेगा? कहीं भी दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव नेचर का होता है या रिपल्सिव नेचर का होता है? एट्रैक्टिव, है ना। इट मींस P1 पार्टिकल P2 पर फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा P2 P1 का। इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं ना, दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू द डायरेक्शन। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? डायग्राम क्लियर है? अब जो P1 P2 का डिस्टेंस है उसको हम कोई ना कोई डिस्टेंस नाम दे देंगे। अच्छा, इसके अलावा मैंने क्या माना, इस पर कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स F1 x
एक्सटर्नल अप्लाई किया गया, P1 पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स F1 अप्लाई किया गया, और इसी तरह से P2 पार्टिकल पर F2 एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? चलो अब बात करते हैं हम किस चीज की, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि इस पर डेरिवेशन में जरूरत पड़ेगी उसकी, तो आप बाद में कंफ्यूज ना। R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर, मींस पोजीशन। अब यदि आप पोजीशन से वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करते थे? बेसिक डेफिनेशन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये थी ना। तो मतलब ये पोजीशन वेक्टर है, इसको मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे वेलोसिटी को? dx by dt। x क्या था आपका? पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस। ओके, यदि आप मैं v1 को डिनोट करना चाहूं तो व्हाट विल बी द v1? dr1 by dt, v1 होगा। और v2 निकालना चाहो तो क्या होगा बेटा? dr2 by dt। ओके, यदि अब आपका एक्सेलरेशन निकालनी हो तो a1 क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो d v1 by dt। अब v की वैल्यू यहां से पुट कर दोगे तो क्या जाएगा बेटा? d r स्क्वायर मींस डबल डेरिवेटिव ऑफ r1, डबल डेरिवेटिव ऑफ r1। ठीक है, a2 निकालना चाहो तो क्या आएगा? dv2 dt। v2 की वैल्यू ये पुट कर दोगे तो क्या आएगा? d स्क्वायर r2 by dt। ये तीनों चारों की चारों चीज समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ पहले मुझे। क्लियर है? ठीक है, अब करते हैं डेरिवेशन स्टार्ट। अब यदि मैं इन पर टोटल फोर्स की बात करूं, P1 पार्टिकल पर टोटल फोर्स कितना लगेगा? F1 एक्सटर्नल प्लस F12 है ना। P2 पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा? F2 एक्सटर्नल प्लस F2 है ना। कैलकुलेट करूं तो लिख रहा हूं टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल P1, उसको मैंने मान लिया फोर्स F1 इज इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F1। ठीक है, इसी तरह से टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल P2, टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल P2 ये क्या जाएगा? F2 इज इक्वल टू F2 एक्सटर्नल प्लस F2। क्लियर? या तक किसी को दिक्कत? अब बेटा जी मैं F1 फोर्स की वैल्यू निकालना चाहूं, F1 फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन है ना। एक्सीलरेशन की वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूं या ये पुट कर सकता हूं, मैं सारी वैल्यू पुट कर रहा हूं, वहां पर कोई दिक्कत ना आएगी। इसको लिखूंगा m d1 dt प्लस इज इक्वल टू d स्क्वायर r1 dt लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप इसके अंदर पूछेगा F21 क्या हो जाएगा बेटा? m a2 इज इक्वल टू m d v2 dt। क्लियर है ना। अब बेटा इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। बेटा तो दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज एडेड इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड एडेड इन राइट हैंड साइड, मींस ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये टर्म इसमें ऐड हो जाएंगी। तो कितना आ जाएगा बेटा? ये F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F12 प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस
साइड है हो गया, ये साइड हो गई। ठीक है, अब F1 F2 की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकता हूं किसको बेटा M1 M2 M1 M2, क्योंकि हम पार्टिकल का मास अलग अलग ले रहे हैं M1 M2। ठीक है ना, ये वैल्यू पुट कर दूं। ठीक है, अभी वैल्यू पुट की, इसकी जगह क्या निकाल सकता हूं मैं, M1 d1 dt प्लस M2 dv2 dt इज इक्वल। अब देखो जो F12 है और F21 है, इनमें क्या रिलेशन होगा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन F12 एंड F21? ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आ चुके हो। F12 और F21 क्या रिलेशन होगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, F12 इज इक्वल टू F21, मैग्नीट्यूड सेम, अपोजिट डायरेक्शन। जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, इन दोनों को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद F1 एक्सटर्नल और F2 एक्सटर्नल बचा, दोनों फोर्स को ऐड करके टोटल फोर्स F लिख सकता हूं मैं। तो टोटल फोर्स F इज इक्वल टू M1 d1 dt प्लस M2 dv2 dt। क्लियर? अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, d बाय dt ऑफ M1 v1 प्लस M2 v2, लिख सकते हैं ना? ठीक है, या अब मैं d1 v1 की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा, d1 v1 की जगह d स्क्वायर r1 dt स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो मैंने इसको यहीं पे लिख देता हूं, M1 d स्क्वायर r1 dt स्क्वायर प्लस M2 d स्क्वायर r2 dt स्क्वायर। ठीक है, इसमें से कॉमन निकाला तो ये आया, और इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू M1 r1 प्लस M2 r। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, है किसी को प्रॉब्लम? अब इस फोर्स को भी क्या लिख सकता हूं मैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? इसको भी मैं लिख सकता हूं बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह dv बाय dt और dv बाय dt जगह d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर। ओके, और मैं इसका पॉइंट ये मान रहा हूं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर RCM। RCM का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो लिख सकते हैं इसको इसी तरह से। इसी इक्वेशन को मैं लिखूं, यहां पर सीधा मैं लिख रहा हूं बेटा m into d स्क्वायर बाय dt ऑफ RC dt स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? चलो, अब लिखा मैंने ये d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर M1 r1 प्लस M2 r2। ओके, अब बेटा मैंने क्या किया, इसको M1 प्लस M2 से मल्टीप्लाई कर दिया और M1 प्लस M2 से डिवाइड कर दिया। कुछ इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा ना। अब दो पार्टिकल हैं, एक का मास M1 है, दूसरे पार्टिकल का मास है M2, दोनों ऐड हो गए तो टोटल मास M के इक्वल आएंगे ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर भी मैंने कैपिटल लिया M d स्क्वायर RCM dt
dt स्क्वायर इज इक्वल टू m d स्क्वायर dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m से m d स्क्वायर dt से d स्क्वायर dt। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या बना, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m। ठीक है, यदि n पार्टिकल हो तो क्या बन जाएगा बेटा, प्लस mn rn क्लियर। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, एक तो पूछेगा ये। सेकंड चीज क्या पूछेगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जब वेलोसिटी पूछेगा तो यहीं से डायरेक्ट बता दो। देखो बेटा, जो डायरेक्ट वेलोसिटी पूछेगा तो डेरिवेशन को यहीं तक छोड़ दो, है ना। तो क्या आएगा आपका m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास। है ना समझ में। इसको दोबारा से निकाल के दिखाओ, डायरेक्ट पुट कर दूं, पुट करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी की टर्म में बेटा ये इक्वेशन उठा लो। इस फोर्स की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, m इनटू वेलोसिटी की टर्म में निकालना है तो डी वी सेंटर ऑफ मास अपॉन dt, ये लिखेंगे ना, क्योंकि मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसकी, सेंटर ऑफ मास की, इज इक्वल टू d बाय dt m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn, आएगा ना। देखो ये फार्मूला, ये दो पार्टिकल के लिए है। अगर दो पार्टिकल के लिए है तो सिर्फ ये ले लो, इसको बाद में जर्नलाइज कर दूंगा मैं, क्योंकि तो पिक अप 2 पार्टिकल के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, अब फिर क्या किया मैंने, m1 m प्लस m2 से मल्टीप्लाई किया, m1 प्लस m2 से डिवाइड किया। इसको क्या लिख दोगे आप, m से m dt से dt। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या है बेटा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m। ये पोजीशन वेक्टर था सेंटर ऑफ मास का, ये वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की। इसी तरह से भी एक्सीलरेशन निकालनी हो तो क्या करो आप, यहीं से निकाल लो, यहीं से का, क्योंकि इसकी जगह a1 आएगा ना, तो उसको मैं अलग करके दिखा रहा हूँ बेटा। तो मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2, m1 m2 से मल्टीप्लाई, m1 प्लस m2 से डिवाइड। अब ये क्या जाएगा, m सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 m1 प्लस m2 a2 m, इसकी जगह तो इससे कैंसिल हो जाएगा। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस। ठीक है, तो 3 फार्मूले आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये सिंपल पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में है ना। यदि ये पोजीशन वेक्टर वेक्टर की फॉर्म में, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, कहने का मतलब यदि मेरा r1 है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, है ना। इधर देखो, यदि r1 की जगह मैं वेक्टर ले लूं पूरा कोऑर्डिनेट की फॉर्म में x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, तो फिर क्या फार्मूला बनेगा, ये
फार्मूला बनेगा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2 and z coordinate of center of mass is equal to m1 z1 plus m2 z2 upon ठीक है ना। तो किसी भी फॉर्म में आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, इसको उतारो फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। पेज नंबर 7.6 एग्जाम्पल नंबर 7 जो भी थ्योरी पढ़ी है उसको कैसे यूज करेंगे हम इस न्यूमेरिकल से देखते हैं। ठीक है ना, जैसे जो हमारा पिछला टॉपिक था उसमें दो मास का सेंटर ऑफ मास निकाला था। यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू क्या रखी 100 ग्राम एंड 300 ग्राम। ठीक है, उनके पोजीशन वेक्टर थे r1 और r2। यहाँ पर r1 और r2 ये गिवन है। ठीक है, वहां पर मतलब वेलोसिटी की जरूरत पड़ी तो हमने कैलकुलेट की थी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या आपको गिवन है। ठीक है, तो निकालना क्या है RCM मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो RCM का क्या फार्मूला आया था m1 r1 प्लस m2 r2 है ना। तो RCM डायरेक्ट फार्मूला वैल्यू पुट कर दूं तो क्या आएगा बेटा 100 इंटू r1 की जगह क्या आएगा पूरा वेक्टर 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप प्लस m2 की जगह 300 r2 की वैल्यू -6 i कैप प्लस 4j कैप -2k कैप m1 r1 प्लस m2 r2 हो गया आपका। आप नीचे क्या पुट करोगे m1 प्लस m2। ठीक है, सोल्व कर दोगे, वेक्टर की मल्टीप्लाई करने आती है आपको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यदि कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में पूछ लेता कोऑर्डिनेट की फॉर्म में तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, ये क्वेश्चन में तो सिर्फ दो चीज पूछी है लेकिन ये बता रहा हूं मैं, तो क्या होता x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो क्या आएगा m1 x1 m1 100 x1 कितना बेटा 2 प्लस m2 x2 m2 कितना 300 है ना, और x2 -6 अपॉन। इसी तरह से y सेंटर ऑफ मास निकालना तो बेटा m2 m1 y1 m1 कितना 100 y1 कितना 5 प्लस m2 और y2 अपॉन। ठीक है, और इसी तरह से ये कर देंगे 100 इंटू m1 z1 कितना है 13 प्लस m2 z2 -2 निकाल दोगे ना। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछा गया बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला ये है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करोगे तो m1 v1 की वैल्यू 10i कैप -7j कैप -3k कैप प्लस m2 इंटू v2 7i कैप -j कैप प्लस 6k कैप अपॉन 100 प्लस। ठीक है ना, तो इस तरह से न्यूमेरिकल निकालने होता है। क्लियर हो गया। अब इस तरह से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो जितनी थ्योरी पढ़ी है ना उसमें मैक्सिमम ये न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, तीन चीज निकाल के दिखा देगा एक्सप्रेशन और बस दी बस कर लोगे ना सॉल्व। तो आपके पेज नंबर 7.10 तक, पेज नंबर 7.10 तक जो एक्सरसाइज एग्जांपल एंड एक्सरसाइज सोल्व करके लेकर आएंगे। ओके।